लेबर फोर्स जो है हमारा देश का, उसमें शुरू से जेंडर बैरियर्स बहुत रहे हैं लेबर फोर्स में। लेबर लॉज में भी जेंडर बैरियर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो मैं आप लोगों से बेसिक एक सवाल पूछता हूँ कि ये जेंडर बैरियर क्यों देखने को मिलता है, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट हमें लेबर लॉज एंड लेबर फोर्स में देखने को मिलता है। बिकॉज जो फीमेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन के रूप में लेबर लॉज ने स्टार्टिंग से लिया है। जैसे कि इंडियन लेबर लॉज जो है 1948 का, उसमें जो प्रोविजंस थे वो वुमेन को प्रोटेक्शन की नज़र से देखता है, वो एम्पावरमेंट की नज़र से नहीं देखता है। जो प्रोविजंस हैं वो एम्पावर नहीं करना चाहते हैं, वो वुमेन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके पीछे मानसिकता क्या है? उसके पीछे मानसिकता ये है कि वुमेन हमेशा वल्नरेबल रही है, वीक रही है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वो एक फीमेल्स जो हैं वो एक डिग्निटी का इशू है, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो प्रोटेक्शन रादर देन एम्पावरमेंट, ये लेबर फोर्स का एक पर्पस रहा है। सो एक हमारा आर्टिकल है, एक एडिटोरियल था तमिलनाडु प्रपोजल। एक तमिलनाडु ने प्रपोजल किया है अपने ही लेबर लॉज के, स्टेट लेबर लॉज में कुछ अमेंडमेंट लाने का, कि वुमेन जो है वो हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती थी या उन्हें नहीं दिया जाता था अपॉर्चुनिटी हजार्डस प्रोफेशंस में, लाइक ब्लास्टिंग एंड अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो ताकि वर्क प्लेस जो है वो वुमेन के लिए सेफ रह सके। सो ये हजार्डस फैक्ट्री ऑपरेशंस में उनको एम्प्लॉय करने के लिए, वुमेन को उसमें वर्क करने के लिए, इक्वली वर्क करने के लिए सोशल लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस रिफॉर्म के, वो हमें डिस्कस करने हैं। तमिलनाडु प्रपोजल फॉर वुमेन टू वर्क इन हजार्डस फैक्ट्री ऑपरेशंस। नाउ बेसिकली इसमें हमें इस एडिटोरियल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारी एक लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है जिसमें कि हम जेंडर बैरियर्स को कम से कम करें लेबर फोर्स में। सो ये इसका एक पार्ट है जो कि हम एंड में देखेंगे कंक्लूजन में। उससे पहले विच काइंड ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग here is required. The understanding of gender justice with labor laws. लेबर लॉज में जेंडर जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़रूरी है, एंड हाउ it is, the understanding will be generated. See, by seeing that Article 1415 is there, equality, right to equality is there, which is constitutional provision, and freedom of profession under Article 19. How they have evolved, how the evolution of these particular provisions of the Constitution has taken place with respect to the industrial safety and patriarchal norms. Because largely जो वुमेन के प्रति प्रोटेक्टिव बिहेवियर रहा है वो पेट्रियार्कल माइंडसेट के का भी एक जो बेसिक रीजन रहा है, उसके कारण भी ये वुमेन के प्रति प्रोटेक्टिव नेचर रहा है rather than empowerment का. So how the law has been historically with women protective and not empowering. Protective रहा है लॉ, फीमेल्स के प्रति empowering नहीं रहा है. Why ऐसा क्यों? Because vulnerable माना जाता है वुमेन को, वीक माना जाता है हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में. दैट इज अनफॉर्चुनेट, एंड दे नीडेड प्रोटेक्शन नॉट इक्वालिटी. ऐसा अजम्पशन मान के चले हैं कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको इक्वालिटी नहीं चाहिए. व्हाट शिफ्ट्स दिस रिफॉर्म ऑफ तमिलनाडु इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू एम्पावरमेंट. प्रोटेक्शनिज्म से एम्पावरमेंट की तरफ एक शिफ्ट ये इंडिकेट करता है ये रिफॉर्म जो तमिलनाडु गवर्नमेंट लेकर आने वाली है. Now, what is needed for equality at workplace? क्या चाहिए इक्वालिटी वर्कप्लेस पे? सिर्फ रूल्स बना दिया जाए? नहीं, उसको प्रैक्टिकेबली बनाओ ना. सो प्रैक्टिकल फैसिलिटेशन अलॉन्ग विद लीगल परमिशन. लीगल परमिशन तो आपने दे दी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आप फैसिलिटेट भी कीजिए. आर दीज रिफॉर्म्स रिफ्लेक्टिंग द इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस और कैचिंग अप विद ग्लोबल इनिशिएटिव्स? यस. वेयर कहाँ पे ऐसा दिखता है कि इंडिया जो है वो ग्लोबली अपने आप को अलाइन कर रहा है धीरे धीरे? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स टू जेंडर पैरिटी इन लेबर पार्टिसिपेशन, लाइक सीडॉ करके कन्वेंशन है, एंड एसडीजी गोल 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
फिफ्थ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके साथ हमें अलाइन कर रहे हैं, जो कि अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है वो ग्लोबली ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव है। एंड सीडॉ है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसके भी इससे भी अलाइन करके हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो रही हैं। ठीक है, सो इट्स मैचिंग अप द इट्स कैचिंग अप द ग्लोबल इनिशिएटिव्स एज वेल। इट्स लाइक, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर एम्पावरिंग वुमेन। अगेंस्ट व्हाट हिस्टोरिकल सोशल माइंडसेट द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज गॉन नाउ? सिंपल पैट्रियार्कल माइंडसेट कि हमेशा से शुरू से उनको वल्नरेबल समझा है, वीक समझा है, एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। ये सारा जो हिस्टोरिकल सोशल माइंडसेट रहा है, इसके अगेंस्ट ये रिफॉर्म तमिलनाडु गवर्नमेंट लेकर आई है। प्रोहिबिटिव प्रोटेक्शन, फ्रॉम प्रोहिबिटिव प्रोटेक्शन टू पार्टिसिपेटिव इक्वालिटी। अभी ये रिफॉर्म जो है ये कहाँ से शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट दर्शा रहा है? प्रोहिबिटिव प्रोटेक्शन से पार्टिसिपेटिव इक्वालिटी की तरफ। नाउ women now allowed to work in what kind of hazardous operations? There are somewhere around 20 previously prohibited hazardous operations in which the women were not allowed to participate, and Tamil Nadu government is tweaking the rules of Tamil Nadu Factories Rules 1950 to allow them to participate in these operations like glass manufacturing, lead treatment, petroleum refining, blasting, fireworks, pesticides, tanning, etc. ये सारी चीज़ें हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस ये रहेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं, यंग पर्सन्स हैं, उनको उनको प्रोहिबिट किया जाएगा because of obvious reasons of biological and health based considerations. So here we cannot cite the gender stereotypes because the reasons are genuine. Those who are physically compromised, those who are medically compromised, they must not be allowed to work in hazardous situations like this. So is there any written consent provision for night shifts? नाइट शिफ्ट्स के लिए अगर वुमेन को काम करना पड़ेगा तो इसमें कोई प्रोविजंस हैं? यस, ये भी प्रोविजन इसमें डाला गया है। क्यों ऐसा प्रोविजन डाला गया है कि कंसेंट होना चाहिए जो भी वुमेन नाइट शिफ्ट में हजार्डस वर्क में काम करना चाहती है? बिकॉज ऑफ वॉलंटरीनेस एंड प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। वॉलंटरीनेस आनी चाहिए, कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, it should be given as a choice for them to be to see themselves as being empowered and not something which is being enforced upon them. Now which 2021 में भी एक रिफॉर्म हुआ है कि नाइट शिफ्ट्स वुमेन के लिए अलाउ किया गया था, तो इसी को अलाइन करते हुए ये रिफॉर्म तमिलनाडु गवर्नमेंट का देखा जा सकता है। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट इज committed with this particular reform? Gender neutral labor participation, with consistent with Article 15 Clause 3, which says that protective discrimination but not permanent exclusion. Article 15 Clause 3 says that protective discrimination तो होना चाहिए लेकिन permanent exclusion नहीं होना चाहिए। So ये इस चीज़ को अलाइन करता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के इस रिफॉर्म को, protective discrimination but not permanent exclusion. Gender neutral labor participation is consistent with this particular idea. Protective discrimination, not permanent exclusion. So केवल क्या restrictions हटा देना ही sufficient होगा to allow in these 20 hazardous areas? No, साथ में और भी बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे वर्क प्लेस को सेफ बनाना होगा। कैसे वर्क प्लेस को सेफ बनाएंगे? वर्क प्लेस को सेफ बनाना होगा, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शंस हटाने से काम नहीं चलेगा। एक्सेसिबल बनाना होगा, रिस्पेक्टफुल बनाना होगा वुमेन के लिए, एक्सेसिबल, रिस्पेक्टफुल, सेफ बनाना होगा वुमेन के लिए। बट कैसे बनाएंगे सेफ? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एडिटोरियल कहता है कि आप सेपरेट टॉयलेट्स बना सकते हैं उनके लिए, चेंजिंग रूम्स हो सकते हैं, मेडिकल चेक एरियाज हो सकते हैं, मेडिकल चेक एरियाज, ड्रॉप होम फैसिलिटीज फॉर वुमेन इन लेट और रिमोट शिफ्ट्स में ड्रॉप होम फैसिलिटीज उनको दीजिए। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रिवेंट करना है।
बाय रेगुलर लेबर इंस्पेक्शन और मैनेजमेंट कोऑपरेशन के साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रिड्यूस करना है। कोएर्शन द्वारा नहीं होना चाहिए, नो कोएर्शन शुड बी देयर, शी शुड बी अलाउड टू हैव अ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। वाई वॉलंटरी पार्टिसिपेशन? बिकॉज चॉइस यहाँ इंपॉर्टेंट है। चॉइस चॉइस एम्पावर करती है, ठीक है। फोर्सफुल पार्टिसिपेशन जो है वो एक स्लेवरी की तरह हो जाएगा। सो चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पावरिंग देम। वॉलंटरीनेस होनी चाहिए। दैट इज वाई इन्फॉर्म कंसेंट क्लॉज जो है इसमें डाला गया है कि उनकी कंसेंट लेना जरूरी है जो नाइट शिफ्ट में काम करेंगे। नाउ व्हाट ब्रॉडर लीगल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन policy implication it is having? Legal and policy implication broader with respect to the constitutional and international standpoint। इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट से के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अगर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल संदर्भ से इसको देखा जाए तो डीपीएसपी को अलाइन करता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39, 42। उसमें लेबर पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन, इक्वल रेम्यूनरेशन, इन सब की बात कही गई है। सीडॉ है, सीडॉ जो एक कन्वेंशन की बात मैंने कही कि इंडिया जो है सीडॉ का सिग्नेटरी है, जिसमें कि इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन की बात कही जाती है, तो इंडिया उसमें सिग्नेटरी है। सो दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑल्सो अलाइंस विद दैट पर्टिकुलर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ आवर कंट्री। एसडीजी 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो हमने डिस्कस किया, उसको भी अलाइन करता है, ठीक है। एंड नाउ जो हमारी बिगर कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है कि जेंडर बैरियर्स जो हैं लेबर फोर्स में वो हटाए जाएं, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिग्निफिकेंट पार्ट है। एंड ये जो रिफॉर्म है ये किसकी तरफ सिग्नल करता है? वेयर इट सिग्नल्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिव it signals a particular kind of shift from protective exclusion to empowered inclusion, exclusion to empowered inclusion, and only opening gates is uh, lastly in the conclusion we can raise this question, क्या सिर्फ गेट खोल देना ही सब कुछ है? नहीं, आगे के रास्ते भी देखे जाएं कि वो सेफ रहें उनके लिए, ठीक है। सो only opening the gates is only the opening the gates is sufficient, or something else, something more to be done in this regard? Yes, the path beyond these gates should be safe, dignified and accessible. So here the editorial decoding is concluded. Thanks a lot.